अच्छा, तो हम लोग हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट्स देख रहे थे। एक्चुअली हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट जो होता है थ्रू आयंस होता है। तो हमने देखा था कि जो हम देख चुके थे, सॉल्ट्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, एग्जाम्पल लाइक NaCl, KCl। इसका pH होता था, ये न्यूट्रल ही रहता था, तो इसका pH का होता था pKw/। फिर सॉल्ट ऑफ वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, एग्जाम्पल सोडियम एसीटेट। इसमें जो Na+ है वो हाइड्रोलाइज नहीं होता था, हाँ, लेकिन ये हाइड्रोलाइज होता था। और इसका pH का वैल्यू अगर अप्रोक्सीमेशन वैलिड है तो हम लिखते थे हाफ pKw प्लस pKa प्लस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ एसीटेट आयन, जो आप लेते हो log C। देन it was strong acid, weak base, example ammonium chloride। इसमें ये चीज हाइड्रोलाइज नहीं होती थी, पर ये आपका हाइड्रोलाइज होता था। इधर pH आता था, अगर अप्रोक्सीमेशन है हाफ pKw माइनस pKb minus log C is the concentration of ammonium. Then salt of weak acid plus weak base like ammonium acetate। इसका pH होता था, दोनों ही आयन हाइड्रोलाइज होते थे, हाफ pKw प्लस pKa माइनस pKb। फिर एक था कि अच्छा, जो आयन आपका हाइड्रोलाइज होता है उसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट आयन। जैसे अगर आप कोई कैटायन हाइड्रोलाइज हो रहा है तो उसको स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट कैटायन, या एनायन हाइड्रोलाइज स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट एनायन। तो अब जैसे कैसे थे कि हमारे पास अगर सॉल्ट ऐसा, इसमें स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट मल्टीवैलेंट एनायन है, लाइक कार्बोनेट, एंड वीक कॉन्जुगेट कैटायन है, Na+, यानी सॉल्ट हो गया Na2CO3। तो उसमें ये मल्टी स्टेप में हाइड्रोलाइज होता था, केवल पहले स्टेप का हाइड्रोलाइसिस ही सिग्निफिकेंट मानते थे। तो इसका pH ज्यादा था, pKw प्लस pK। जब हाइड्रोलाइज पहले स्टेप में होगा तो कार्बोनेट से बनाएगा HCO3, तो जो एसिड बनेगा वो हो जाएगा आपका, मतलब एसिड जो HCO3 है उसका K कौन सा यूज होगा, Ka2। तो यहाँ पे हो जाता था pKa2 प्लस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ कार्बोनेट। यहां पे चाहे तो ये भी हो सकता था कैटायन, जैसे आपके पास Fe2+ हो जाए, और यहां पे कोई वीक कॉन्जुगेट एनायन जैसे Cl- हो जाए।
तब पीएच कैसे हो जाएगा उस केस में, हाफ पी के डब्ल्यू माइनस पी के बी टू माइनस लो सी, ये चीज। तो ये तो हम लोग लास्ट क्लास में इतना चीजें देख चुके थे। अब हमें एक देखना है कि अगर सॉल्ट हमारे पास है, salt of weak conjugate cation like Na plus and amphiprotic anion, मतलब स्ट्रॉन्ग एम्फीप्रोटिक एनायन जैसे HCO3 जो कि एसिड का काम भी कर सके और जो हाइड्रोलाइज भी हो सके। जैसे HCO3 माइनस पानी से रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा H2CO3 OH, और एक है खुद एसिड है तो H प्लस है कार्बोनेट। तो ऐसा है, मतलब ऐसा सॉल्ट है जिसमें एक कैटायन आ रहा है जो हाइड्रोलाइज नहीं होता है, लेकिन एनायन ऐसा आ रहा है। जैसे NaHCO3 सबसे कॉमन एग्जांपल है, NaHS भी अनदर एग्जांपल। तो ऐसे सॉल्ट का पीएच क्या होगा, ठीक है। तो अब देखो ये इस केस को, तो इससे Na प्लस मिलेगा और बाई कार्बोनेट मिलेगा, ये हाइड्रोलाइज नहीं होगा, HCO3 माइनस हाइड्रोलाइज होगा। तो HCO3 माइनस क्या क्या इक्विलिब्रियम में रिएक्शन दिखाएगा, पहले रिएक्शंस दिखते हैं कि क्या क्या यहाँ पे रिएक्शंस बनेगी। तो एक तो HCO, या इस हम एक जनरल डेरिवेशन करते हैं पहले। हम जनरल डेरिवेशन कोई ऐसा लेते हैं, NaHA, H2 एसिड बन सकता है और A2 माइनस आयन बन सकता है इससे। तो अगर ये हाइड्रोलाइज होता है HA माइनस तो बनाएगा H2A प्लस OH माइनस। इसका जो हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा KH इक्वल टू H2A OH माइनस बाई HA माइनस, ये वैल्यू हो गई पहला। एक अगर ये एसिड की तरह काम करे तो H प्लस A2 माइनस। तो यहां पे क्या हो जाएगा, इसका K2 लेंगे ना, इट विल बी K2 H प्लस A2 माइनस बाई HA माइनस। एक वाटर का इक्विलिब्रियम H प्लस प्लस
OH माइनस, और एक हो गया कि जो H2 है उसका एसिडिक कैरेक्टर, ये हो गया, ये हो जाएगा आपका KW, और एक आपका हो गया K1, मतलब H2A का एसिडिक कैरेक्टर, HA माइनस का एसिडिक कैरेक्टर, तो ये वाला चीज हो गया एसिडिक कैरेक्टर ऑफ HA माइनस, ये हो गया हाइड्रोलाइसिस ऑफ HA माइनस, ये वाटर का, और ये हो गया एसिडिक कैरेक्टर ऑफ H2A। अब इसमें अगर हम इस सेकेंड वाले से लिखें, हमें हमारा एम वो ये पीएच निकालना, तो इस वाले से फ्रॉम सेकेंड हम लिख सकते हैं H प्लस इक्वल टू K2 HA माइनस बाई K2 माइनस, ये चीज, ये आया फ्रॉम सेकेंड HA प्लस इक्वल टू ये चीज। अब पहले वाले से हम क्या लिख सकते हैं, फर्स्ट वाले से हम लिख सकते हैं सब्स्टिट्यूटिंग HA फ्रॉम दिस, तो ये क्या हो जाएगा H प्लस K2, HA की वैल्यू हो जाएगी KH, हमें ये लिखना है HA तो हो जाएगा ये H2A OH माइनस डिवाइडेड बाई KH है ना, इधर से HA क्या आ जाएगा ये चीज, और नीचे A2 माइनस है, OH को क्या लिख सकते हैं, अगर इसे मैं H प्लस एक स्क्वायर कर दूं तो यहाँ H प्लस मल्टीप्लाई आएगा, तो ये आएगा K2 H2A KW बाई KH A2 माइनस। अच्छा KH को क्या लिख सकते हैं, ये जो KH था हाइड्रोलिसिस, इसे लिख सकते हैं K, ये क्या, ये तो K, ये एसिड का दूसरा हो K1, तो यहाँ पे इस पे क्या लिख सकते हैं KH कैपिटल KW बाई K, क्योंकि ये कौन सा एसिड में पहला स्टेप वाला है ना, KW बाई K1, तो ये हो जाएगा KH इज KW बाई K1 K2 H2A
इज एच प्लस स्क्वायर। अब ये एक बात कहते हैं, हमारे पास H2 और A2 माइनस बच गया, तो H2 आपका मेनली कहां से बन रहा था, इस वाले से, क्योंकि हमारे पास मेन चीज क्या है, मेन चीज शुरुआत में है HA माइनस, है ना, ज्यादा क्वांटिटी में। तो यानी ये वाले इक्विलिब्रियम तो इस बात पे डिपेंड करेगा ये H2 बना कितना, पर ये तो आपका शुरुआत से है ही, ये तो आपने लिया ही है। तो HA माइनस आपका सिग्निफिकेंट क्वांटिटी में, आपने 0.1 मोलर HA लिया तो 0.1 मोलर बना, 0.2 मोलर बना। तो ये जो ये वैल्यू क्या है, KW/Ka1, और ये है Ka2। Ka1 Ka2 में Ka2 छोटा होता है, पर KW/Ka1 में K1 बड़ा होता है, बट KW काफी छोटा होता है। तो यूजुअली इन दोनों का जो ऑर्डर आता है काफी कुछ, जैसे अगर एग्जैक्टली कॉन्जुगेट एसिड बेस है, भैया H एक क्या हो गया, एक हो गया HA माइनस, और ये HA माइनस का एसिड हो गया, और ये H2A का हो गया, ऐसे सोचो तो ये तो एक तरह से कॉन्जुगेट एसिड बेस ही हो गए। तो इसका तो क्या होता है, KW=K1 K2, तो ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, ये वाली वैल्यू आपकी हो जाएगी जो यहां हमने लिया है, कहा एक्सप्रेशन में दिया गया K1 K2, ये दोनों जो है, तो इनका दोनों का K क्या हो जाएगा, ऑलमोस्ट दोनों का K सेम हो जाएगा, K सेम हो जाएगा, और ये कंसंट्रेशन सेम है। तो दोनों से जो ये क्वांटिटी बनेगी, ये वाली और ये वाली, ये क्या बनेगी, सेम। तो ये अमाउंट सेम है, शुरुआत एक ही चीज है, K ऑलमोस्ट सेम है, तो ये वाली क्वांटिटी भी जो बनेगी, ये वाली और, तो यानी इसको हम काट सकते हैं। तो ये क्या आ गया, H प्लस स्क्वायर इक्वल टू K1 K2, तो H प्लस क्या आ गया, रूट ऑफ K1 K2, लॉग लेंगे तो माइनस कर देंगे तो आएगा PH इक्वल टू हाफ PK1 प्लस। तो एक बात नोट करने की कि इसमें जो pH है इसका, वो कंसंट्रेशन में डिपेंड कर रहा है। तो ऐसे केस का pH हो जाएगा हाफ PK1 प्लस PK2। कौन सा, वो OH के पास H प्लस H प्लस। ये वाले स्टेप में हम यहां तक पहुंच गए थे कि ये दोनों चीज आ गई थी, ठीक है। अब यहां पे HA माइनस जो भी आपने इसका C कंसंट्रेशन लिया वो है, ये है KH KW/Ka1, है ना, और ये है Ka2। तो यहां पे इसका जो HA माइनस है, हम जानते H2 का K1 जो है, K1 मच हायर होता है देन HA माइनस से। तो इसमें क्या हुआ, K1 तो ये वैल्यू हो गई, बट K2 तो ये हो गया, पर जब KW/K1 करेंगे
तो क्योंकि K2 काफी छोटा है, K1 उससे बड़ा होता है, पर KW काफी छोटा होता है, तो इसमें क्या होगा, ये जो रेशियो आता है और ये जो वैल्यू है ये ऑलमोस्ट सेम होती है। तो ये दोनों इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑलमोस्ट सेम हो जाते हैं। तो जो कंसंट्रेशन सेम है आपके पास, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सेम है, तो जो ये अमाउंट बनेंगे दोनों ये भी ऑलमोस्ट सेम बने, कट जाता है। फिर चलो एक क्वेश्चन करते हैं। अब मिल जाएगा, पहले तो मिट जाता था, मिटेगा नहीं ना। ठीक है, ठीक है। एक क्वेश्चन देखो, कैलकुलेट द pH of (0.1 molar solution of NaHCO3 Na2H PO4 NaH2PO4 गिवन है K1 of H2CO3 10⁻11 K1 of H3PO4 7.5 K
K2 of H3PO4 6.2 अब 1 point ये अच्छा, इस फॉर्मूले को फिर से ध्यान से देखो। जब HCO3 माइनस मेरे पास था, अब रिजल्ट डेरिवेशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर ये आएगा तो आपको सीधा अप्लाई फॉर्मूला करना है। एक हमने डायरेव कर लिया, लेकिन बात है रिजल्ट को समझ ज़्यादा इंपॉर्टेंट। pH इक्वल टू हाफ pK1 प्लस pK2। इसका मतलब क्या हुआ कि जो आयन आपको दिया हुआ एम्फीप्रोटिक, एक तो वो जब एसिड की तरह काम करे उसका K, यानी pK2 क्या सजेस्ट कर रहा है, उसका K। pK2 मतलब इसका K2, और pK मतलब कि जो इसका कॉन्जुगेट एसिड है, इसका जो कॉन्जुगेट एसिड है यानी H2CO3, उसका K1 pK1। जैसे मेरे पास मान लो H2PO4 माइनस है, ये भी एक एम्फीप्रोटिक एनायन है, क्योंकि ये खुद एसिड से काम कर सकता है, और ये इसका एसिड से भी काम कर सकता है, और आपका इसका हाइड्रोलिसिस भी हो सकता है, बेस की तरह भी काम कर सकता है सोचा है तो अब इसका अगर मेरे पास ये एनायन है तो मैं क्या लिखूंगा, एक तो जो एनायन है वो एसिड की तरह काम करे, और एक उसका कॉन्जुगेट एसिड वो एसिड की तरह काम करे। यानी यहां पे कौन से दो के होंगे, एक तो ये पी, इसका क्या हो जाएगा pK2, और ये इसका जो कॉन्जुगेट एसिड वो क्या है तो pK1। इस वाले का अगर ये एनायन आपके पास है किसी सॉल्ट के थ्रू, तो pH का फॉर्मूला होगा हाफ pK1 प्लस pK2। पर अगर आपके पास ये है तब ये एसिड की तरह काम कर सकता है, यानी K3, इसका क्या K3 होगा, और एक इसका कॉन्जुगेट एसिड एसिड से काम करे, इस वाले का pH हो जाएगा pK3 प्लस अब जैसे अकेला फॉस्फेट आपके पास है तब ये प्रॉब्लम अलग बन जाएगा। तब ये किसका प्रॉब्लम बन जाएगा, अब ये तो एम्फीप्रोटिक नहीं, तब ये प्रॉब्लम बन जाएगा मल्टीवैलेंट एनायन का। इसके 3 स्टेप हाइड्रोलिसिस हो सकते हैं, ओनली कंसीडर फर्स्ट स्टेप। तो फर्स्ट स्टेप मतलब कौन सा K3। तो इसके लिए हो जाएगा फॉर्मूला हाफ pKW प्लस pK3 प्लस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ दिस फॉस्फेट। समझे ये चीज। और मेरे पास अगर H3PO4 हो केवल, तो ये तो वीक एसिड ही है, तब इसका pH कैसे आएगा, इसके 3 स्टेप में होते हैं, पर मेनली फर्स्ट स्टेप का मानते हैं, वो अप्रोक्सीमेशन जो करते थे, तो उसके हिसाब से कि C माइनस x और x, तो x स्क्वायर बाई C माइनस x इज K1। तो फिर एक बार x को नेग्लेक्ट कर लेते हैं, अगर नेग्लेक्ट करने की लिमिट आ तो ठीक है, नहीं तो क्वांटिटी सॉल्व करेंगे और निकाल लेंगे। ये हो गया मल्टीप्रोटिक वीक एसिड। बीच में वो जो आए वो आ गए आपके
अगर सॉल्ट के थ्रू आ रहे हैं तो वो एनायंस का अलग अलग, और केवल फॉस्फेट आ रहा है तो चीज़। जैसे अब ये देखो इसमें NaHCO3, हम फॉर्मूला में सॉल्व अभी करना वो नहीं है, मेन इंपॉर्टेंट है इसका फॉर्मूला है। तो इसका NaHCO3 से क्या है, इसका पीएच, पहले वाले का पीएच का फॉर्मूला क्या होगा, pH इक्वल टू हाफ, यहाँ पे मैं कौन सा, मतलब ये Ka1 इसका है तो यहाँ पे क्या ले लेंगे, HCO3 है, तो pK2 ऑफ H2CO3, यानी ये वाली वैल्यू, मतलब इसको, इसका pK क्या होगा, माइनस लॉग दिस, इसका माइनस लॉग दिस, तो करके माइनस लॉग बेस 10 4.8 प्लस माइनस लॉग 4.2 10 पर माइनस, इस तरीके से। तो ये जो आएगा जो वैल्यू, वो इसका पीएच हो जाएगा। फिर जैसे ये वाले का क्या होगा फॉर्मूला, इससे क्या चीज मिलेगा, इससे मिलेगा Na प्लस, वो तो हाइड्रोलाइज ही नहीं होता, और ये HPO4 2 माइनस से क्या हो जाएगा, तो इसका हाइड्रोलिसिस वाला फॉर्मूला क्या बन जाएगा, pK3, एक तो HPO4 2 माइनस pK3, फिर उससे फॉस्फेट बनता है थर्ड स्टेप वाला, और pK2 उसे एक ऊपर वाला। तो इसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा, सेकेंड वाले के लिए हाफ pK3 for H3PO4 plus pK2 for H3PO4। ये चीज, और थर्ड वाला H2PO4, तो H2PO4 खुद ऐसे काम करे तो क्या हुआ, K2, और उससे ऊपर क्या H3PO4 K, तो थर्ड वाले का हो जाएगा हाफ pK2 प्लस pK2 या इनसे निकाल के, करें आगे बढ़े। अब बफर, अब हम बफर सॉल्यूशंस,
तो बफर सॉल्यूशंस क्या होते हैं और हमें इनकी जरूरत क्यों पड़ती है, और फिर बफर किस तरीके के होते हैं। भाई बफर सॉल्यूशंस क्या है, डेफिनेशन होती है सॉल्यूशंस विच रेजिस्ट change in their pH on addition of a small amount of acid or base। डेफिनेशन सॉल्यूशंस विच रेजिस्ट, बफर ये नहीं है कि अपना पीएच चेंज ही नहीं करेंगे, ऐसा कोई सॉल्यूशन तो पीएच चेंज ही ना करे। ठीक है, कोई पर्टिकुलर सिचुएशन ऐसी हो सकती है, लेकिन ऐसा यहाँ पे ये बफर सॉल्यूशन वो नहीं है कि जो अपना पीएच चेंज नहीं करेंगे। हाँ, लेकिन अगर इनमें थोड़ा सा एसिड थोड़ा सा बेस ऐड किया जाए तो इनका पीएच का चेंज बहुत नहीं होगा, जितना अगर नॉन बफर में ऐड करेंगे उतना होता उससे कम होगा। उसका मतलब ये भी नहीं कि बफर आपने बना दिया तो उसमें कुछ भी एसिड या कुछ भी बेस ऐड करने का आपको राइट मिल गया। देयर हैज टू बी अ लिमिट कि इतने बहुत थोड़ा सा डालोगे एसिड या बेस तो चेंज अगर बफर मिक्सचर है तो उतना नहीं होगा जितना नॉन बफर में या प्योर वाटर में ऐड करते तो एक तो ये हुआ। जरूरत क्या है इसकी, भाई जैसे आपके पास एक तो वही है कि बहुत से कॉस्मेटिक इंडस्ट्री होती है, उनमें बहुत से जो प्रोडक्ट मेकिंग होते हैं पीएच डिपेंडेंट होते हैं। तो जब लार्ज स्केल प्रिपरेशन होती है चीज़ों की तो उसमें नॉर्मली क्या होता है, चीज़ों को ऐड किया था भाई 2 मग ऐड कर देना, 4 मग ऐड कर देना। तो अगर थोड़ा सा कम ज़्यादा कोई चीज़ ऐड हो जाए तो पूरी प्रोसेस ख़राब ना हो जाए, तो एक तो उसको मेंटेन करके कि पीएच बहुत ड्रास्टिकली ना चेंज है थोड़े से कम ज़्यादा ऐड होने से। फिर बॉडी में बहुत जरूरत है इसका, ह्यूमन बॉडी और में कि भाई हम लोग का जनरली हम लोग का जो बॉडी का पीएच होता है वो आपका 7.4 से लेके 7.8 तक रहता है। तो अगर हम लोग एसिडिक फ्रूट खाते हैं, जैसे हम लोग कहेगा तो पूरा एक लेमन ही स्क्वीज करके खा लेते हैं पानी में, सीधा कंसनट्रेटेड वे में भी खा लेते हैं। तो अगर एक नॉर्मल वाटर में, प्योर वाटर में अगर आप एक लेमन स्क्वीज करोगे तो पीएच 7 से लेके सीधा आपका 3.4 पहुंच जाता है। तो अगर उतना ड्रास्टिक चेंज पीएच बॉडी में हो जाएगा तो इट विल बी फेटल। तो है कि आपने ज़्यादा एसिडिक फ्रूट खा लिया, कभी कोई बेसिक सब्सटेंस ज़्यादा खा लिया तो उतना चेंज ना हो थोड़ा। अब ऐसा नहीं कि आप पूरा एसिड पी गए तो अलग बात है, लेकिन अगर थोड़ा कम ज़्यादा हो गया तो उसको वो उतना बॉडी के पीएच को चेंज ना होने दे जितना नॉन बफर में हो जाता। तो ये एक मिक्सचर होता है जो कि चेंज को रेजिस्ट करता है। तो बफर 3 तरीके के होते हैं, एसिडिक बफर, बेसिक बफर और तीसरा सॉल्ट बफर। एसिडिक बफर, बेसिक बफर एंड सॉल्ट बफर। एसिडिक बफर होता है मिक्सचर ऑफ weak acid and its conjugate base, जो कि यूजुअली किसी सॉल्ट के थ्रू आता है। एग्जाम्पल, एसिटिक एसिड प्लस एसीटेट आयन। अब एसीटेट आयन हमें चाहिए, एसीटेट आयन ही है, बट इट विल कम थ्रू सोडियम एसीटेट एंड सोडियम आयन हाइड्रोलाइज वो कुछ नहीं करता तो इंटरफेयर नहीं करता है।
तो हमें अब ऐसे ही मिक्सचर ऑफ weak base and its conjugate acid NH4OH प्लस अमोनियम, जो कि आप कौन से सॉल्ट के थ्रू लोगे? अमोनियम क्लोराइड, क्योंकि क्लोराइड विल नॉट इंटरफेयर, वो खुद हाइड्रोलाइज नहीं करता है। और सॉल्ट बफर सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। एक्चुअली सॉल्ट ऑफ वीक एसिड वीक बेस तो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर पानी में आपने एक सॉल्ट डाला वीक एसिड वीक बेस का, तो हमने पढ़ाई है भी अमोनियम एसीटेट। अच्छा, पानी को क्या बफर है क्या, उसको जो बनाना बना रहे हो, तो ऐसा नहीं कि बफर पर तो अलग फॉर्मूला लगाएगा, और अभी तो यानी फॉर्मूला वही आएगा, पीएच इक्वल टू कम पड़ा। तो ये बात हमको तो समझ में आएगी जब हम अभी यहाँ पे भाई बफर में दो चीज मेनली पढ़नी है, एक तो पीएच का फॉर्मूला और एक बफर एक्शन, कि हाउ इट विल एक्ट एज अ बफर। वो हमारे थोड़े से एसिड या थोड़े से बेस को ऐड करने पे किस तरीके से उस एसिड बेस को उतना नहीं होने देगा जितना नॉन बफर में होता। तो जब वो दो चीज समझेंगे इनके थ्रू, तो हमें ये वाला बात अपने आप समझ में आ जाएगा कि ये कैसे बफर की तरह काम करेगा। पर इसका फॉर्मूला तो हम ऑलरेडी डेराइव कर चुके हैं, PKW प्लस जब हमने पानी में अगर हमने ये सॉल्ट डाला वीक एसिड, तो उसका पीएच था, डाइव किया था हमने, हाइड्रोलाइज करके डाइव किया था। हाँ, पर ये वाला चीज बफर का काम भी कर सकता है। एक तो आप ऐसे सोचो कि सॉल्ट का आपने एक तो बफर का काम किया, आपका डाइल्यूशन पे पीएच चेंज होना चाहिए। आपका कुछ थोड़ा सा एसिड ऐड करें, थोड़ा सा बेस ऐड करें, डाइल्यूट कर दें, इन सब में पीएच रजिस्ट होना चाहिए, चेंज होना चाहिए। तो एक बात तो यही समझ में आ रही है कि इसमें सी का टर्म ही नहीं है, तो 0.1 मोलर लूं या 0.2 मोलर लूं, पीएच इज गोइंग टू बी सेम। तो डाइल्यूशन का इफेक्ट, मान लो मैंने 0.1 मोलर लिया, पहले 1 लीटर 0.1 मोलर है, मैंने उसको 2 लीटर कर दिया, तो कंसंट्रेशन तो 0.05 हो गया, लेकिन पीएच तो अभी भी यही रहेगा क्योंकि उसमें सी का टर्म ही नहीं है। तो अब हम पहले इन दोनों को समझते हैं। ये दोनों समझने से हमें ये पूरी तरह समझ आएगा कि ये भी बफर का काम कैसे कर सकता है। अब देखो, हम बोल रहे हैं मिक्सचर एसिडिक बफर को पहले देखते हैं। वीक एसिडिक एसिड अपना ये इक्विलिब्रियम मेंटेन करता है, ये चीज मान लो तो इसका कंसंट्रेशन है C1 माइनस अल्फा C अल्फा, लेकिन हमने केवल एसिटिक एसिड नहीं लिया है, हमने एसिटिक एसिड लिया है और संग में कोई सोर्स लिया है जो कि एसीटेट आयन प्रोड्यूस करता है, एंड दैट्स द डिफरेंस। मतलब वरना फिर अकेले एसिटिक एसिड, अभी अकेले एसिटिक एसिड से भी तो एसीटेट आयन बनता है, पर वो बफर का काम नहीं करता क्योंकि उसमें एसीटेट आयन इतना कम बनता है कि हमारा जो एसीटेट आयन हमको चाहिए मिक्सचर में वो पर्पज सर्व नहीं हो पाएगा। तो उस एसीटेट आयन को हमें आउटसाइड किसी और चीज से भी लेना है,
तो हम सॉल्ट लेते हैं। जैसे हमने लिया CS3, ये सॉल्युबल सॉल्ट का कंसंट्रेशन A है, तो एसीटेट ये बन गया Na+, A और A। तो अब देखो, ये जो इक्विलिब्रियम था, जब अकेला एसिटिक एसिड था तब ऐसा होता था, जो कि खुद भी एक बहुत वीकली डिसोसिएबल होता था, रिएक्शन बहुत कम आगे जाती थी, अल्फा काफी कम होता था। अब तो आपके पास ये आयन क्या हो गया, कॉमन हो गया। तो ये जो डिसोसिएशन था, इट विल बी फर्दर सप्रेस्ड, यानी ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी प्रैक्टिकली ए के बराबर, इसके बराबर, जो मेनली यहां से आ रहा है, अल्फा और कम हो जाएगा। ये सी अल्फा पहले था, उससे और कम हो जाएगा। और ये पहले भी हम C1 माइनस अल्फा को बहुत बार सी ही मानते थे, अब तो देयर इज मोर रीजन टू अज्यूम कि ये सी ही होगा। हम इक्विलिब्रियम अभी भी वीक एसिड वाले ही लिख रहे हैं, लेकिन ये एक सेंस में डिफरेंट हो गया। वहां पे हम क्या करते थे, के, अभी हम के इक्वल टू यही लिखेंगे, के तो यही है एक्सप्रेशन। लेकिन जब मेरे पास केवल वीक एसिड होता था, तब ये सी अल्फा होता था, ये सी अल्फा और ये सी हो जाता था। पर अब क्या हो जाएगा, ये हो गया, कंसंट्रेशन तो यही है, पर ये मेनली कौन सा हो गया, ए, कंसंट्रेशन कमिंग फ्रॉम सॉल्ट इनटू H+ बाई ये सी। अब अगर इसे मैं लॉग लू, तो लॉग H+ प्लस लॉग A/C को पहले एक बार फिर से वही लिख लेता हूं, CS3 है ये एक्सप्रेशन यही। अगर मैं वीक एसिड के केस में भी एक चीज देखो, ये तो मैंने क्या किया, इसका लॉग लिया है, तो ये तो मैं अगर वीक एसिड जब पढ़ा तब भी लेता तो ऐसे एक्सप्रेशन बनता। फर्क इस बात का है कि वीक एसिड के लेता तो मैं एसीटेट की वैल्यू रखता तो सी अल्फा रखता, अब मैं यहाँ पे ये रखूँ जो सिग्निफिकेंट क्वांटिटी है, जो केवल एसिटिक एसिड से नहीं आ रही है, उसका मेन सोर्स तो किसी दूसरे सॉल्ट के थ्रू आ रहा है। अब इसका माइनस किया तो ये हो गया पीएच, ये हो गया पीके, और ये धरा के हो गया प्लस एसीटेट और एसिटिक एसिड, है ना। तो इसको आप बोल सकते, ये हो गया क्या, ये तो वीक एसिड हो गया, वीक एसिड का कंसंट्रेशन, और ये हो गया उसके कॉन्जुगेट बेस का कंसंट्रेशन। तो अब एक्सप्रेशन ये भी लिखते हैं, पीएच इक्वल टू पीके लॉग concentration of conjugate base by concentration of weak acid। इस इक्वेशन को बोलते हैं हेंडरसन हैसेलबैल्क इक्वेशन फॉर एसिडिक बफर। और इस केस में ये हो जाएगा ए तो पीएच। एक्चुअली ये एक्सप्रेशन तो आपका जब भी आप इसका लॉग लोगे तो ये बन जाएगा, एक बफर की तरह काम करेगा जब कॉन्जुगेट बेस का जो कंसंट्रेशन है वो केवल वीक एसिड से नहीं आ रहा, वो एक और जगह से भी आ रहा है और जो सिग्निफिकेंट है, तब ये बफर का काम करेगा। जब पीएच इक्वल टू पीके प्लस लॉग, यहाँ पे बोल दो तो ये वैल्यू यहाँ पे ए हो गई, और
नीचे वाली वैल्यू सी हो गई, नीचे वाली वैल्यू सी हो गई। ठीक है, अब पहले इसका बफर एक्शन समझते हैं कि बफर का काम कैसे करेगा। बफर एक्शन, हमारे पास ये सिनेरियो है CS3 ये C है, ये A है, वहां भी A/C हो गया था। अब मान लो मैंने बाहर से थोड़ा सा एसिड ऐड किया। अच्छा पहले तो देखो, अगर मैं यहाँ पे डाइल्यूशन या कुछ करूंगा, डाइल्यूशन करने पे क्या कंसंट्रेशन का इस पे ये है, पर कंसंट्रेशन चेंज होता है। जैसे जैसे कंसंट्रेशन बदला, इसका बदला, भाई मिलीमोल जो थे, पहले मान लो तो पहले मिलीमोल थे कुछ डिवाइड बाई V1 था, इसके मिलीमोल बाई V1 था, बाद में क्या तो क्या हुआ, मिलीमोल वही रहा बाई V2, ये भी बाई V2, तो क्या हुआ, कट जाएगा। यानी अल्टीमेटली डाइल्यूशन करने पे इस पर फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहां पे अगर मैंने मान लो HCl ऐड किया, जिसका कंसंट्रेशन X है, जो कि इन दोनों से ही काफी छोटा होना चाहिए, तो अगर मैंने X कंसंट्रेशन ऐड किया तो HCl से H प्लस आएगा। H प्लस यार किससे रिएक्ट करेगा, H प्लस फ्री है तो बहुत ज्यादा चेंज करेगा, पर दिस एसीटेट आयन हैज अ वेरी हाई टेंडेंसी टू रिएक्ट विद H प्लस, द रिवर्स K इज 1/K, जो कि बहुत हाई होता है, तो सजेस्ट करता है कि एसीटेट आयन हैज अ वेरी हाई टेंडेंसी टू रिएक्ट विद H प्लस। तो ऐसे ये A है, तो अब अगर एसीटेट H प्लस से रिएक्ट किया तो बना देगा एसिटिक एसिड, यानी A-X, और ये बन जाएगा C+X, यानी जो H प्लस आपने ऐड किया था वो फॉर अ मोमेंट तो खत्म हो गया। अब ये वापिस जब बनेगा थोड़ा ज्यादा हो तो फिर ये सेटअप करेगा, ऐसा नहीं कि H प्लस थोड़ा सा भी बढ़ेगा नहीं, लेकिन जो वो फ्री नहीं रह गया, जितना फ्री फॉर्म में बढ़ जाता उतना नहीं बढ़ा, क्योंकि वो इससे रिएक्ट होके कंज्यूम हो गया एंड हैज मेड अ वीकली डिसोसिएबल कंपाउंड एसिडिक एसिड। अब जैसे नया कंसंट्रेशन क्या हो गया, एसीटेट का हो गया A-X, इसका क्या हो गया C+X, तो इस फॉर्मूले में क्या हो जाएगा अब चीज, A-X तो आपका क्या ये वैल्यू, यानी ये वैल्यू कम हो गई, ये वैल्यू कम हो गई, मतलब पीएच कम हो गया, पीएच कम होने का मतलब एसिडिक हो गया, पीएच पहले से कम होने वाले ज्यादा एसिडिक हो गया, तो ऊंची अभी भी हो रही है। आप डेफिनेटली अगर आप H प्लस ऐड कर रहे हो तो थोड़ा सा पीएच कम होगा ही, लेकिन ये उतना कम नहीं होगा जितना नॉन बफर में होता, क्योंकि इसने क्या किया, इसने फ्री H प्लस को एक एसीटेट ने रिएक्ट करके एक वीकली डिसोसिएबल कंपाउंड एसिटिक एसिड बना दिया। अब मान लो आपने OH ऐड किया, एडिशन ऑफ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ OH, क्या होगा, OH अगर आपने ऐड किया, OHX ऐड किया, OH किससे रिएक्ट करेगा, OH एसिड से रिएक्ट करेगा या H प्लस से रिएक्ट करेगा। H प्लस प्लस OH वाटर है, वेरी हाई टेंडेंसी 1/KW,
तो आपका OH एसिटिक एसिड है प्लस OH माइनस एसीटेट प्लस वाटर। तो पहले ये था C और A, अब हो जाएगा C माइनस X और ये A प्लस X। तो अब क्या हो गया यहाँ पे pH pK प्लस A प्लस X बाई C माइनस X, ये चीज। आया बात समझ में? यानी इसमें एक्स्ट्रा थोड़े से H प्लस को एसीटेट हटा रहा है और थोड़े से जो OH माइनस है उसे एसिटिक एसिड हटा रहा है, वीक एसिड। पर इस अगर अकेले हम एसीटेट के लिए एसिटिक एसिड पे डिपेंड करेंगे तो एसीटेट इतना कम बनेगा कि वो कुछ बफर का ज्यादा काम ही नहीं बन पाएगा। तो यू नीड अ सिग्निफिकेंट क्वांटिटी ऑफ ऐसे एक मिक्सचर को अच्छा बफर की तरह काम करने के लिए ये जो रेशियो है एसीटेट से एसिटिक एसिड का रेशियो 0.1 से 10 के बीच में होना चाहिए। मतलब या तो एसीटेट आयन 0.1, अगर सपोज X है तो एसिटिक एसिड 10X हो, पर एक दूसरे से 10 टाइम्स बड़ा, कोई भी हो सकता है। अगर इसको बफर की तरह काम करना है तो एसीटेट से एसिटिक एसिड का मिक्सचर का रेशियो 1 से 10 के बीच होना चाहिए, या तो 0.1, पर जैसे एक दूसरे से 10 टाइम्स होना चाहिए। जैसे एसीटेट आयन अगर मान लो X है, एसिटिक एसिड 10X है तो भी चलेगा, वो 10 है ये X है तो भी चलेगा। इस रेशियो के बीच में 0.1 से 10 के बीच में होना चाहिए रेशियो, देन दैट मिक्सचर कैन एक्ट एज अ बफर। जैसे जो सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस है, सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस में केवल ऐसे हम लेते हैं सोडियम एसीटेट, वहां एसीटेट हमारे पास बहुत होता है, पर एसिटिक एसिड कैसे बनता है? हाइड्रोलाइज होके, तो एसिटिक एसिड बहुत कम हो जाता है। तो वहां एसीटेट से एसिटिक एसिड का रेशियो 10 से बड़ा हो जाएगा, तो बफर का काम नहीं हो, वो काम हो गया हाइड्रोलाइसिस का। और जब मैं केवल वीक एसिड लूंगा एसिटिक एसिड, तो एसिटिक एसिड तो ठीक होगा, लेकिन जो एसीटेट बनेगा आयोनाइज हो गया वो बहुत कम बनेगा। यहाँ पे एसीटेट से एसिटिक एसिड का रेशियो 0.1 से कम हो जाएगा। तो हमें इन दोनों से सेंस में ही वो बफर नहीं काम करेंगे। बफर के लिए जरूरी है कि ये रेशियो 0.1 से 10 के बीच में। तो इसीलिए हमें जो एसिटिक एसिड के संग हमें दोनों का ही सोर्स लेना पड़ता है। जैसे हमने जब हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमारे पास मेनली किस चीज का सोर्स है? एसीटेट का। हमारे पास केवल सॉल्ट है, सोडियम एसीटेट। जब हम केवल वीक एसिड लेते हैं, हमारे पास किस चीज का सोर्स है? वीक एसिड है, पर एसीटेट बन रहा है, कम बन रहा है। मेरा सोडियम एसीटेट है तो मेरे पास केवल सोडियम एसीटेट है, एसीटेट है लेकिन एसिटिक एसिड हाइड्रोलाइज के थ्रू बन रहा है, बहुत कम बन रहा है। यहां पे मैंने दोनों लिए हैं टू एंश्योर कि बफर का काम कर पाए। बाकी तो एक मिक्सचर में अगर एसीटेट आयन है तो एसिटिक एसिड कुछ ना कुछ तो होगा ही, क्योंकि दिस इज द इक्विलिब्रियम। एसिटिक एसिड गिव्स एसीटेट प्लस H प्लस हैज टू बी मेंटेन्ड। तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि एसिटिक एसिड हो तो थोड़ा सा भी एसीटेट या कम ज्यादा ना हो। बात है कि दोनों जब सिग्निफिकेंट हो, एक दूसरे से 10 टाइम्स का बस फर्क हो सकता है, तो वो बफर का काम कर सकते हैं। और उसके लिए आपको दोनों लेना पड़ेगा। और सबसे अच्छा बफर कब काम करेगा? जब दोनों बराबर होंगे।
बस जैसे जब इनका रेशियो होगा, जैसे 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 बफर बनेगा तो धीरे धीरे इनका रेशियो बदलता जाएगा, बट दे विल एक्ट बेस्ट एज बफर व्हेन दिस a by c is 1 log 1, तो pH इक्वल टू pk, मतलब उस समय पे pH सबसे स्लोली चेंज होगा। और बफर एक्शन क्या हो गया, थोड़ा सा एसिड जो था वो एसीटेट ने हटा दिया, उसे कन्वर्ट कर दिया एसिटिक एसिड में, और एच जो थोड़ा OH जो थोड़ा सा ऐड किया। भाई आपके पास ये नहीं होना चाहिए कि आप इतना ऐड कर दो, मान लो मैंने सपोज H+ इतना ऐड कर दिया कि एसीटेट खत्म भी हो गया और फिर भी H+ खत्म नहीं हुआ। मान लो ये सपोज है 0.1 मोलर, मैंने H+ ऐड कर दिया 0.2, तब तो एसिटिक एसिड तो बन गया एसीटेट से, तब बच क्या गया H+। ऐसा हो आप कर तो सकते ही हो, but then it will not remain as a buffer. Now this H+ will decide your pH. जब भी ये सब होने का तो स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस बन जाए, that decides your pH. ऐसे ही आपने बेस इतना ऐड कर दिया कि ये पूरा खत्म हो गया, उसके बाद भी बेस बच गया। अच्छा मान लो जस्ट पूरा खत्म हो गया तब क्या होगा, जैसे मान लो ये भी 0.1 मोलर है, ये भी 0.1 मोलर है, पर मैंने इतना ऐड किया कि 0.1 मोलर OH ऐड कर दिया, तो मेरे पास क्या हो गया, ये खत्म हो गया, 0.1 और बन गया 0.2 हो गया, यानी नाउ आई हैव ओनली एसीटेट। ठीक है, थोड़ा सा वापस इक्विलिब्रियम सेटअप होने से एसिटिक एसिड आएगा, पर मेनली तो क्या हो गया, एसीटेट हो गया। इट्स अ प्रॉब्लम ऑफ हाइड्रोलाइसिस। नाउ यू विल कंसीडर यू आर हैविंग acetate concentration 0.2 molar and you are not having any acetic acid which is directly added. Now you are, whatever acetic acid is coming, it will be coming through hydrolysis. तो ये आपका प्रॉब्लम हो गया हाइड्रोलाइसिस का। फिर वही फॉर्मूला pH हाफ pKw प्लस pK प्लस log C वाला लग जाएगा इस केस में। आपने अगर मान लो 0.1 मोलर OH ऐड कर दिया तो केवल एसिटिक एसिड बन गया 0.2 मोलर, तो दैट्स अ प्रॉब्लम ऑफ वीक एसिड, कि एक वीक एसिड आपके पास है, इसका कंसंट्रेशन 0.2 मोलर है, एंड जब उसका वो डिसोसिएशन होगा उसके थ्रू एसीटेट बनेगा, एक्स्ट्रा आपके पास सोर्स ऑफ देगा कोई, समझे। अब बेसिक बफर देखो, basic buffer, solution of weak base and its conjugate acid. NH4OH NH4Cl NH4C, हमें एक्चुअली अमोनियम चाहिए, उसके लिए मैंने वर्क किया, मेरे हमको ये मिक्सचर चाहिए। तो यहाँ क्या होगा, NH4OH ये C1 माइनस अल्फा C अल्फा C अल्फा। देखिए आपने एमोनियम क्लोराइड लिया सॉल्ट, मान लो ये A है, ये पूरा आयोनाइज हो गया अमोनियम एंड क्लोराइड, क्लोराइड तो इंटरफेयर करेगा नहीं, तो ये A बन गया, तो ये ऑलमोस्ट हो गया A और ये तो ऑलमोस्ट C हो गया। तो अब इसका जो होगा KB इक्वल टू
लॉग लिया, PKB POH, और ये इधर आके हो जाएगा, मेरे पास माइनस है ये, POH इक्वल टू PKB प्लस लॉग ये भी हेंडरसन या हेंडरसन हेसलबेल की इक्वेशन फॉर बेसिक बफर। यहाँ POH PS निकालना, तो एक बार निकालना 14 माइनस करना होगा। ये कॉन्जुगेट एसिड, ये वीक बेस, यहां पे लेकिन अमोनियम जो है वो कौन सा है, जो आप मेनली बाहर से सोर्स दे रहे हो। यहां पे हो जाएगा A और ये हो जाएगा C, जबकि केवल अगर आप इस पे डिपेंड करते तो ये वाली होती C अल्फा। अभी ये आपने बाहर से ऐड किया। तो ये होगा, है ना। बफर एक्शन कैसा होगा यहाँ पे, बफर एक्शन कैसा होगा, कैसे हम वो करेंगे जस्टिफाई कि थोड़ा सा अगर एसिड ऐड किया, थोड़ा एसिड ऐड किया तो किस चीज से रिमूव होगा, बेस से। जैसे NH4H है वो एसिड से इमीडिएटली रिएक्ट कर जाएगा, थोड़ा H प्लस X है मान लो तो C माइनस एक्स, वहां पे अमोनियम बन जाएगा A प्लस एक्स, ये A प्लस एक्स हो जाएगा, ये C माइनस हो जाएगा। तो ये वैल्यू बढ़ गई, ये बढ़ गई मतलब POH बढ़ गया, POH बढ़ना मतलब बेसिक फैक्टर थोड़ा बढ़ गया, पर उतना नहीं बढ़ेगा जितना नॉन बफर में बढ़ता। और अपने अगर OH ऐड किया तो क्या होगा, इट विल रिएक्ट विद, तो ये A माइनस एक्स जाएगा, वो C प्लस एक्स हो जाएगा। तो इस तरीके से समझे। तो ये, तो अब आपको एक बात समझ में आई कि अगर मेरे पास अमोनियम आयन है तो थोड़ा सा OH ऐड करने पे अमोनियम उसको कंज्यूम कर लेता है। एसीटेट आयन है अच्छी क्वांटिटी में तो थोड़ा सा H प्लस ऐड करने पे वो उसको कंज्यूम कर लेता है। सॉल्ट बफर में क्या होता है, जो वीक एसिड वीक बेस का सॉल्ट है उसमें क्या क्या है आपके पास, एसीटेट भी है, अमोनियम भी है, क्योंकि सॉल्ट के थ्रू ही सॉल्ट के थ्रू आ रहे हैं। तो दोनों ही, अगर आपने 0.1 मोलर अमोनियम एसीटेट लिया तो 0.1 मोलर अमोनियम भी है और 0.1 मोलर ऐसे, दोनों अच्छे क्वांटिटी में। तो दे कैन एक्ट एज अ, बिकॉज दे हैव अ मैकेनिज्म, सो बोथ दे कैन रिमूव H प्लस as well as H minus. So that kind of salt can also act as a buffer.
पीएच उसका वही होगा जो हमने ड्राइव कर लिया, लेकिन ये भी बफर का काम कर सकता है। समझ गए? तो ये हो गया पीओएच, एक फॉर्मूला ये, एक वो एसिडिक बफर और एक सॉल्ट बफर। अच्छा, अगर मेरे पास ये मिक्सचर, जैसे बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में एक इसका बफर, ये मिक्सचर बफर बनाता है, इस बफर का क्या मतलब, इसमें क्या हो गया, इसमें एसिड कौन हो गया, एसिड HCO3 माइनस हो गया, और कॉन्जुगेट बेस उसका, जैसे मान लो मेरे पास H2CO3 हो और उसके संग में सोडियम बाइकार्बोनेट ले लूं, तो H2CO3 तो वीक एसिड हो गया। पहले स्टेप से क्या बनाएगा, H प्लस और HCO3, और HCO3 एक्स्ट्रा कहां से आ रहा है, सोडियम बाइकार्बोनेट से, तो दिस विल एक्ट एज अ बफर। इसका पीएच का फॉर्मूले में क्या हो जाए, पीएच में पीके कौन सा लेंगे, पीके किसका लेंगे, पीके लेंगे HCO3 का। इस केस में नहीं, ये दो अलग चाहिए, ये तो हो गया, ये नहीं, पहले ये सोचो, ये तो इसमें तो पीके किसका हो गया, पीके ऑफ H2CO3 प्लस log HCO3 माइनस, ठीक है। पर इस वाले में क्या हो जाएगा, जैसे यहां पे मैंने मान लो लिया NaHCO3, ऐसा सोचो, और संग में ले लिया Na2CO3, तो मुझे क्या मिला, इससे HCO3 माइनस मिल जाएगा और इससे, तो ये हो गया वीक एसिड और ये उसका कॉन्जुगेट। तो यहाँ पे पीएच का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, एसिडिक बफर होगा पीके 2 प्लस लॉग कार्बोनेट बाई HCO3 माइनस। तो ये चीज जैसे फॉस्फेट, दे में एक्ट एज ए बफर, एसिड कौन, ये यानी K3, तो बस यहाँ हो जाएगा पीएच इक्वल टू PK3 फॉस्फेट बाई H2। ठीक है, ओह ये ऐसे नहीं है, वो मतलब सॉल्ट का हाइड्रोज का फॉर्मूला लिखते लिखते वो हाफ लिखे आते, ये नहीं हुआ, ठीक है ना। तो ये हो गया, ठीक है। अब एक प्रॉब्लम करते हैं पहले,
देखो इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है एसिटिक एसिड इज टाइट्रेटेड अगेंस्ट 0.1 मोलर NaOH सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या हुआ कि एसिटिक एसिड है तो वॉल्यूम भी दिया हुआ है, मोलैरिटी भी दी हुई है। मतलब ये चीज आपने कहाँ पे ली? फ्लास्क में, क्योंकि जिसका वॉल्यूम फिक्स करके आपने ले लिया वो कहाँ पे लोगे? फ्लास्क में। भाई बदलना वॉल्यूम तो कहाँ से आएगा? ब्यूरेट से आएगा। थोड़ा ऐड किया, थोड़ा ऐड किया, तो यानी आपने यहां पे बेसिकली जो फ्लास्क या बीकर वॉट एवर NaOH 0.1 मोलर और ये आपका हो गया 50 ml .1 मोलर एसिटिक एसिड। ठीक है। अब पहले ये बोल रहे हैं 0 ml, मतलब कुछ ऐड ही नहीं किया है। यानी आपको कुछ भी NaOH ऐड नहीं किया तो इस मिक्सचर का आपको pH निकालना है। तो अभी ये क्वेश्चन क्या हो गया?
अभी आपके पास क्या सिचुएशन, यू आर हैविंग अ वीक एसिड, यू आर हैविंग अ वीक एसिड। तो आपके पास प्रॉब्लम हो गया, सबसे पहला जो प्रॉब्लम क्या हो गया, CH3 COOH एसीटेट प्लस H प्लस, इसका कंसंट्रेट कितना है 0.1 मोलर, इनिशियली 0 आयनोज ऑफ 0.1 1 माइनस अल्फा 0.1 अल्फा पॉइंट। एसीटेट का ओनली सोर्स क्या है, एसिटिक एसिड, और कुछ नहीं। इट्स अ प्रॉब्लम ऑफ वीक एसिड वाला जो है। तो यहां हो जाएगा K इक्वल टू एसीटेट H प्लस this will be 0.1 alpha 0.1 alpha 0.11 minus alpha 2 into 10 पर, एक बार ये एक तो 0.1 कट गया, ये हो गया 2 into 10 पर -4, 0.1 डिवाइड होके। तो क्या यहाँ पे अल्फा को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, एक बार तो लग रहा है क्योंकि वैल्यू काफी कम आ रही है, 10 पर -2 ऑर्डर से कम आ रही है। तो एक बार मान लेते हैं 1 - 1, तो अल्फा हो जाएगा √2 into 10 पर -2। हैंस ये डेफिनेटली दिस वैल्यू इज अंडर द लिमिट जो हम चाहिए, क्योंकि √2 होता है 1.414 into 10 पर -2 हो जाएगा 0.01414। तो दैट इज हमें चाहिए, हमें तो 0.1 से कम चाहिए था, तो 0.01 के आसपास है, तो कोई इशू नहीं है, अप्रोक्सीमेशन वैलिड है। तो हैंस H प्लस क्या हो गया, यानी यहाँ पे वो आपका ओस्टवाल्डो लग गया, जो सबसे पहले वीक एसिड वीक बेस के लिए होता था। तो ये हो गया H 0.1 अल्फा मतलब 0.1 √2 10 पर -2, तो हो गया √2 10 पर -3, लॉग माइनस लॉग हो जाएगा 3 माइनस लॉग √2, तो हाफ लॉग 2 हो जाएगा। भाई पहले क्या होगा, पहले लॉग लेंगे तो आपका फिर तो ये क्या होगा -3। भाई आपके पास जैसे सबसे पहले मैंने लॉग लिया, एक एक स्टेप करके सोचो, तो हो गया लॉग √2, लॉग ये हो गया -3, तो ये हो गया -3 प्लस हाफ लॉग 2, ये हो गया -3 प्लस 0.15, ये लॉग 2.30, तो ये -2.85 हो गया, और माइनस लेने पे 2.85, PS तो माइनस लॉग होता है ना, तो ये हो गया पहले। तो ये मान लो ऐसे सोचा, पहले लॉग H प्लस आ गया कितना -2.85, और फिर माइनस करने पे pH आ गया, यानी इस केस में आपका जो pH आ गया, ये आ गया 2.85। ठीक है, इट वॉज अ प्रॉब्लम ऑफ जस्ट अ वीक एसिड सॉल्यूशन। अब इस वाले को देखो, पहले ये चीज लिख लो यहीं पे, फिर दूसरा पार्ट करेंगे।
ठीक है। अगला क्या बोल रहा है, 10 ml NaOH क्या 0.1 मोलर, सेकेंड पार्ट। पॉइंट 1 मोलर था, तो क्या होगा, आपके पास एसिटिक एसिड है 0.1 मोलर 50 ml ना, यानी 5 मिलीमोल। आपने ऐड कर दिया इसमें NaOH, वन मिलीमोल। एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं, है ना, तो बनेगा CH3, ये 0 हो जाएगा, ये 4 रह जाएगा और ये 1 बन जाएगा, है ना। तो अब ये क्या चीज बन चुका है, रेशियो देखो 1/4, 0.1 से 10 के होना चाहिए। एसिटेट आयन, ये आपका एसिडिक बफर हो गया, वीक एसिड है, संग में एनायन आपका आ रहा है कहीं से, है ना, तो ये रेशियो है 4/1, 4 है, तो ये एसिडिक बफर हो गया। फॉर्मूला क्या है एसिडिक बफर का, पीएच पीके प्लस लॉग कॉन्जुगेट बेस, इसके मिलीमोल 1 है, कंसंट्रेशन कितना होगा 1 डिवाइडेड बाई वॉल्यूम कितना हो गया 60, 1/60 बाई 4/60, वो लगा था, इसका फर्क यहाँ पड़ा नहीं, पर फिर भी या सब कहीं आगे जरूरत पड़े तो सीखो। तो ये हो जाएगा माइनस लॉग 2 इंटू 10⁻⁵ माइनस लॉग 4, तो माइनस लॉग 2 माइनस लॉग 10⁻⁵ माइनस 2 लॉग 2, तो ये तो 5 हो गया और ये माइनस 3 लॉग 2 हो गया, तो ये माइनस 0.9 हो गया, 0.3 इंटू दिस 4.1 कह दो, सोच लो, तो इसका पीएच हो गया 4.1। सर वो लॉग 10 जो फ्रैक्शन है उसका रेशियो 0.1 से 10 के बीच ना 1 से 10। हाँ, ये वाला ये जो रेशियो है, और ये जो आपके पास एक एसिडिक बफर में ये रेशियो 0.1 से 10 के बीच में हो, तो ये बफर का काम कर सकता है। सबसे अच्छा बफर तब करेगा जब 1 हो, और बेसिक बफर में अमोनियम से अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये रेशियो 0.1 से 10 के बीच में हो। सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस में इस रेशियो की वैल्यू 10 से एक्सीड कर जाती है, क्योंकि उसमें मेनली यही आयन आता है। ये वीक बेस कहां से बनता है, हाइड्रोलिसिस से, और केवल वीक बेस वीक एसिड हो तो ये वाली वैल्यू 0.1 से कम हो जाती है। केवल वीक एसिड तो ये रहेगा, ये प्रैक्टिकली नहीं रहेगा, तो ये रेशियो इधर बाहर निकल जाता है। जब ये रेशियो इनके बीच में रहे तो वो सॉल्यूशन बफर का काम करेगा। इसीलिए हम लोग बफर की रेंज कभी का बोलते हैं बफर रेंज। बफर रेंज कहा जाता है
जैसे पीएच एक एसिडिक बफर की रेंज आएगी पीके प्लस माइनस 1। कैसे? जब 10 होगा तो 1 और जब 0.1 होगा तो -1। तो बफर की रेंज एसिडिक बफर के लिए ये वेरी करती है। और बेसिक बफर के लिए पीओएच वेरीज फ्रॉम पीकेबी प्लस माइनस। पीएच यहां भी प्लस माइनस 1 ही हो जाएगा कि जब मैं पीकेडब्ल्यू माइनस करूंगा तो क्या हो जाएगा, जो भी है माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस वाला माइनस, तो अल्टीमेटली पीएच प्लस माइनस 1 जो आ रहा है पीएच हो जाएगा पीकेडब्ल्यू माइनस पीकेबी माइनस प्लस, ऐसे सोचो इस केस में एसिडिक बफर बेसिक। बात समझ रही? हर चीज में हमारे पास दोनों आयन है, पर फिर ये कैसे है कि प्रॉब्लम वीक एसिड का है, ये हाइड्रोलाइसिस का है, और ये बफर, ये डिसाइड करेगा ये दोनों का रेशियो किस तरीके का है। ये अलग करो अगला। अच्छा, ये जो वॉल्यूम दिए हैं 20 ml 30 ml या जो भी दिए हैं वो फ्रॉम द बिगिनिंग है। 20 ml मतलब फ्रॉम द बिगिनिंग 20, ऐसा है कि 10 के बाद 20 नहीं है, एक्स्ट्रा 20 नहीं है, 10 के बाद एक्स्ट्रा 10 हो गए 10। यूनिट रीडिंग जनरली ऐसे ही आती है, 10 आ चुका है 20 आ चुका, आप क्या दोगे शुरुआत से 20, 10 आया पहले तो शुरुआत से 10 ml डाल दिया, फिर 20 आया तो 10 के बाद एक्स्ट्रा 20 नहीं है, बिगिनिंग से सब रीडिंग्स बिगिनिंग से। तो बताओ जब 20 ml है तो क्या होगा पीएच? हाँ नहीं, लास्ट वाला भी सीमा है, बस इसे पीएच लिखने के लिए क्या किया, वो पीकेडब्ल्यू माइनस कर दिया इसी के लिए। नेक्स्ट ये कर दो, नेक्स्ट वाला 20 ml वाला करो। एसिटिक एसिड तो 5 मिलीमोल ही है। NaOH कितना ऐड कर दिया, 20 ml 0.1 मोल मतलब 2 मिलीमोल। फिर हो जाएगा CH3COONA प्लस वाटर, तो ये खत्म हो गया, ये 3 बच गया, ये 2 बन गया, स्टिल रेशियो 2/3, 0.1 से 10 के बीच में। तो एसिडिक बफर हेंस पीएच पीके 5 माइनस log 2 हो जाता है ना, पीके की 5 माइनस log 2 आती है, तो माइनस log 2 इंटू 10⁻5 करके 5 माइनस log 2 4.7 प्लस log
2/70 70 कर दिया 5 माइनस log 2 प्लस log 2 माइनस log 5 माइनस log 3 को 0.48 मान लो, नहीं log 3 0.48 0.477 होता है, 0.48 मान लो, तो ये 4.5, ये हो गया थर्ड। अब इसी पे यहीं पे फोर्थ यहीं पे करते हैं। अब तो फोर्थ में क्या दिया है, अगला डेटा क्या दिया है, 25 ml। ट्वेंटी वाला ये 5 मिलीमोल, ये 2.5 मिलीमोल है ना, तो ये 2.5 बच गया, ये 0 हो गया, ये 2.5 मिलीमोल बन गया, ये मिलीमोल से, ठीक है, भले सब मिलीमोल से। तो पी ये भी अभी रेशो, दिस इज द टाइम व्हेन इट विल एक्ट बेस्ट, भले इस रीजन के आसपास सबसे स्लो चेंज होगा। अभी हम जब ग्राफ भी एक ग्राफ बनाएंगे तो विल सी की शुरुआत में चेंज ज्यादा हो रहा है, पीएच दे कम हो रहा है, आप नहीं पीएच बढ़ रहा है क्योंकि यू आर एडिंग NaOH, लेकिन सबसे ऑलमोस्ट फ्लैट कर्व विल बी ये 2.5, ये जो 25 ml है ना, आप सोचो वही लेट्स से 15 ml या 20 ml से लेके 30 ml तक जो पीएच बदलेगा ऑलमोस्ट फ्लैट जैसा कर रहेगा। तो ये हो जाएगा, पीएच क्या हो जाएगा, पीके ही हो जाएगा, हाँ वो वाला क्योंकि वो टर्म क्या हो जाएगी, पीएच इक्वल टू पीके प्लस लॉग, ये 1 हो गया है ना, तो 2.5/75 बाई 2.5/75, तो ये तो 1 log 1 0, यानी 4.7 हो गया है, 5 माइनस log 3, नहीं 5 माइनस log 2 है ना, ये कितना 5 माइनस, तो ये 4.7। देन अगला क्या दिया है, 40 ना, फिफ्थ CH3COOH प्लस NaOH, CH3COONA प्लस वाटर, तो इसका है 5 मिलीमोल, ये हो गया 4, तो 1 बचा 0, और ये तो एसिड बेस की रिएक्शन नियरली कंप्लीशन चली जाती है, इसलिए मैं यहाँ पे हूँ, उनका के कैसे तो बहुत हाई होता है, ऑलमोस्ट फॉरवर्ड। एसिड बेस की रिएक्शन क्या होगी, रिवर्स ऑफ हाइड्रोलाइसिस, तो हाइड्रोलाइसिस के बहुत छोटा होता है तो इसका के बहुत बड़ा होता है। तो ये अब ये क्या हो गया, ये भी अभी वही रेशो कितना हो गया, नहीं 4, ये 4, ये हो गया 4:1 है ना, तो यानी ये भी अभी बफर है, एसिडिक बफर, पीएच 4.7 पीके प्लस लॉग 4/90 1/90 4.7 प्लस 2 log 2, यानी कितना हो गया 5.3, ये हो गया।
50 ml, 50 ml मतलब हो गया दोनों ही के बराबर हो गए। पांच और पांच है 0, ये तो यानी अब ये प्रॉब्लम क्या हुआ, अब आपका केवल क्या हो गया, एक फॉर द टाइम केवल क्या हो गया, एसीटेट, यानी ओनली एसीटेट हाइड्रोलाइसिस प्रॉब्लम। यानी आप सोचो कि एक सॉल्ट है सोडियम एसीटेट विच इज गिविंग एसीटेट, एसिटिक एसिड वॉट एवर विल बी फॉर्म इट विल फॉर्म बाई हाइड्रोलाइसिस। तो इट्स अ प्रॉब्लम ऑफ सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस, केस ऑफ सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस, केस ऑफ सॉल्ट हाइड्रो। तो इसका पीएच का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ऐसे तो अब जैसे तो ये देखो CH3 प्लस वाटर, हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन क्या था, CH3 COOH प्लस OH माइनस। तो अच्छा C कितना हो जाएगा, एसीटेट कंसेंट कितना होगा 5/100, टोटल वॉल्यूम हो गया ना 50 प्लस 50 0.05 मोलर। तो C1 माइनस अल्फा C अल्फा C अल्फा, तो KH हो जाता है इसका KW बाई K, C अल्फा स्क्वायर बाई 1 माइनस अल्फा, K 10⁻14, K हो गया 2 इंटू 10⁻5, C है 0.05, तो ये वैल्यू हो गई 0.1, ये होगी 10⁻8 हो गई ना, ये क्या हो 0.05 इंटू 2 0.1, 0.10⁻6, 10⁻14/10⁻6, तो अल्फा की वैल्यू ये काफी छोटा है, तो अल्फा को आप 10⁻4 कह सकते हो, बात भी सही है, इट इज कमिंग लेस देन 0.1 डेफिनेटली, अप्रोक्सीमेशन लगा सकते हैं। पर जैसे आपने इतना निकाल लिया ना, तो अननेसेसरी हमें वो जाने की जरूरत नहीं है, फॉर्म हम यहीं से सीधे कर सकते। कैसे OH कितना हो जाएगा 0.05 10⁻4, यानी 10⁻6 इंटू 5, POH कितना हो गया 6 माइनस लॉग ऑफ दिस, तो 6 माइनस log 5, pH कितना हो गया 48 प्लस log 5, log 5 वैल्यू 0.69 कुछ होती है, 0.7 मान लो एक बार, 8.7 होना भी चाहिए बेसिक रेंज में। आप वो भी लगा सकते हो इसके आप वो pH इक्वल टू हाफ pKW प्लस pK प्लस log A, बट सेम चीज देगा। और 6th वाला केस क्या हुआ, आपने एसिटिक एसिड आपके पास है 5, NaOH है 6 मिलीमोल, ये बनाएगा CH3COONA प्लस वाटर, ये पूरा रिएक्ट करेंगे तो ये 1 बच जाएगा, ये 0, ये 5, पर आपके पास क्या बच गया, स्ट्रॉन्ग बेस बच गया।
तो ऐसे ही आपका सोडियम एसीटेट का एसीटेट की हाइड्रोलाइसिस की रिएक्शन क्या थी, ये थी है ना, ऐसा सोचो। ये ऐसे ही बहुत कम होता था, आपने कॉमन आयन आपका क्या आ गया तो और कम हो जाएगा, यानी प्रैक्टिकली ये भी इनसिग्निफिकेंट हो जाएगा। मेन बात क्या रहेगी, OH विल डिसाइड कि pH क्या है। तो OH के कारण pH निकाल लो। व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ NaOH, अगर 1 मिलीमोल बचा तो OH का कंसंट्रेशन कितना हो गया, 1 डिवाइडेड बाय 110, वॉल्यूम 110 ml हो गया ना, 50 + 60, तो ये OH माइनस का कितना होगा, pOH कितना हो गया। एंड दिस इज वेरी हाई कंपेयर टू द OH कम्स फ्रॉम वाटर। वो सब इक्विलिब्रियम जो हम देखते थे, मैं ऐसा भाई ऐसा हो कि OH बहुत कम है, तो आप सोचो यहाँ तो OH का इट्स क्वाइट हाई कंपेयर टू OH कमिंग फ्रॉम वाटर, तो यही डिसाइड करेगा। माइनस लॉग, तो हो गया log 110, तो ये 2 पॉइंट समथिंग जो भी आएगा, log 11 प्लस log, ये क्या हो गया, log 11 प्लस log 10, ये तो 1 होता है। log 11 वैसे तो याद होता है, लेकिन वैसे तो सोचो log 10 कितना होता है, 1, log 12 क्या होगा, एवरेज ले लेंगे दोनों का, log 10 तो 1 होता है। log 12 कैसे निकालोगे, log 4 प्लस log 3, तो log 4 प्लस log 3 हो गया 0.48, और वो हो गया कितना 0.6 है ना, 2 × 2 log 2, 0.6 प्लस 0.48 हो गया 1.08, प्लस 1 हो गया 2.08, उसका हाफ कर लो 1.04, तो ये 1.04 हो गया, तो 2.04 हो गया करीब। और ये तो pOH हुआ, pH माइनस कर देंगे उससे, तो ये आपका वैल्यू इस तरह से कुछ आ जाएगा। इसका एक चीज देखो, एक बार सब pH के वैल्यूज बताओ क्या क्या आए थे, और एक ग्राफ ड्रॉ करो, pH बढ़ रहा है हर 10 ml पे, एक जो है ना 0 ml से स्टार्ट करो, 0 ml पे कितना था 2.0 पे 2.85 था, फिर देखो 10 ml पे क्या था 4.1, हाँ तो एक बार बना के 60 ml तक ग्राफ बनाओ तो आपको समझ आएगा, पहले बढ़ा, फिर ऑलमोस्ट धीरे धीरे बढ़ा, और फिर शूट अप किया। ये लिख लिया, तो देखो अगले पेज पे आते हैं एक बार, क्या क्या था हमारा 0 ml पे क्या था, एक बार 10 ml वाले पे क्या था 4.1, 20 ml पे क्या आया था 4.7 आया था क्या, 4.52, फिर 25 ml पे 40 ml पे 50 ml पे शूट अप हो गया, ये बफर हाई की था 8. और ज़्यादा ये हो गया आपका 11.9 से कुछ जो भी आया था ना, pH 0 ml पे 2.85 से स्टार्ट हुआ था,
10 ml पे ये हो गया था 4.1। फिर 20 ml पे 4.52। ये अच्छा, एक ग्राफ जब आप ऐसे जा रहे होते हो तो ये इस तरीके होता है, कॉन्केव डाउनवर्ड ऐसे होता है। मतलब ये आपका इधर, तो ये क्या हो गया, ये आपका हो गया कॉन्केव, ये कॉन्केव अपवर्ड कर्व है, और यहाँ पे ऐसे 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 ही बढ़ रहा होता है, कॉन्केव डाउनवर्ड होता है। तो ये हो गया। फिर 30 ml पे तो हमने बनाया नहीं है, पर 20, अच्छा 20 ml हो गया 25 पे, 25 यहाँ कहीं हो गया मिडिल में, 25 पे क्या बोल रहा है 4.7। देखो ऑलमोस्ट यहाँ पे ये हो गया। फिर 40 ml पे 40 ml पे 5.3 हो गया, मान लो ये चीज। कुछ देर तक ऐसे आएगा, फिर ये चीज। देन 50 ml पे 58.7, 5, 6, 7, 8, ये मतलब थे 9, 8.7 यहाँ हो गया। ये और फिर 60 ml पे आपका जो भी 11.12 हो जाए, बस ये इस तरीके से। तो ये आपके, तो ये रीजन बेसिकली इसका वो है जहाँ पे ये सबसे अच्छा बफर का काम करता है, कुछ समझे, जहाँ पे पीएच बहुत स्लोली चेंज हो रहा है। सर वो स्टार्ट कहाँ से हुआ है? 2.8 कौन सा है? 2.85 से नीचे से turn। और ये जाएगा, ये स्टार्ट यहाँ से होना चाहिए। हाँ यहाँ से, यहाँ से, ठीक है। तो ये आपका एक क्लास में हम कंबाइंड क्वेश्चंस की और करेंगे, बफर और हाइड्रोलिसिस और ये सब चीज़, फिर सॉलिडिटी प्रोडक्ट पे जाएंगे। थैंक यू सर।